नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा हर हफ्ते प्रस्तुत होने वाला विशेष प्रोग्राम चर्चाएं खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ। सर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप जीतकर पूरे देश को रोमांचित कर दिया है। तो आप टीम को किस तरह से बधाई देंगे, इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है जिस पे सारे देश को गर्व है। बिल्कुल। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने हरमनप्रीत तो पंजाब की है, तो पंजाबियों को ज्यादा इस चीज की खुशी है बिल्कुल सर, कि हमारी बेटी ने देश और का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। पर ये कहानी के पीछे 50 वर्ष की कहानी भी है, 50 वर्षों की भी कहानी है। क्योंकि 1973 में महिला क्रिकेट संघ का संगठन हुआ था, तो उस समय संघ के पास तो धन नहीं था। तो जो 73 से जो पहला मैच 1976 में खेली है महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो, और 2000 तक 2000 में सेमीफाइनल पहुंची है वनडे की पहली दफा। इसके बीच का जो दौर है वो इतना संघर्ष में है कि उनको खुद अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे, ना उनको बेसिक सुविधाएं थी, ना किसी का रुचि थी इस तरफ। क्योंकि महिला एक सेकेंडरी जो गेम गिनी मानी जाती थी, खिलाड़ी भी, और पुरुषों की डोमिनेशन थी क्रिकेट में। और भारत में भी कपिल देव या धोनी का दौर या रोहित साहब, उससे पहले गावस्कर या तेंदुलकर का दौर, या और पीछे जाए तो बहुत वो दौर अपने अपने दौर के उनकी पहचान रही, और उसी नामों से वो दौर जाने जाते हैं। और क्रिकेट की पहचान भी रही, वो नायक रहे हमारे देश के भी, विश्व स्तर पर भी उनकी अपनी पहचान थी। महिला खिलाड़ियों ने जब खेलना शुरू किया तो वो ना तो उनके पास धन था, ना वो सुविधाएं थी, ना उनको वो उस हिसाब की पहचान मिली थी, रिकग्निशन मिली थी। तो वो अपने लगन और संघर्ष से चलते रहे। और जब पहली दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंची, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान गया देश का भी। जो उसके बाद समझे कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने उनको क्रिकेट संघ को संभाल लिया। फिर ये 2005 और 17 में सेमीफाइनल में पहुंची, फाइनल में पहुंची और हार गई। तो उसके बाद T20 भी शुरू हो गया इधर। उसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो बेसिक बुनियादी थी वो बढ़ाई। तो उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि ये 50 वर्ष की एक पूरी कहानी है। कई ऐसे नींव पत्थर भी होंगी जिन्हों को लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन उनकी मेहनत और लगन के कारण ये टीम आज उस बुलंदी पे पहुंची। क्योंकि पीछे 50, और इसमें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी पूरा हाथ है। क्योंकि इस समय उनको जब टोटल वहाँ की राशि भी और यहाँ पे 50 करोड़ तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिया, वहाँ से भी 36-37 करोड़ रुपये मिला, 90 करोड़ के करीब इनको वो टोटल मिली राशि। तो ये धन वर्षा इनके ऊपर हुई, क्योंकि पुरुषों के साथ जैसे पुरुषों को मिली वैसे ही इनको भी धन राशि उतनी मिलनी शुरू हो गई। ये एक बड़ा उत्साह कदम था क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, और उसका परिणाम हमें देखने को मिला। इसको एक और देखिए, लड़कियों की बात तो हमने कर ली कि लड़कियों की लगन, मेहनत, और दो चीजें, एक उनके परिवारों की पृष्ठभूमि, इन लड़कियों के परिवारों की पृष्ठभूमि देखें। सब अधिकतर जो है वो गरीब परिवार से, कोई सब्जी विक्रेता की है, कोई कारपेंटर की है, कोई दिहाड़ीदार की है, कोई एक छोटे किसान की बेटी है, एक यादव है मध्य प्रदेश की, उसके मतलब जिनको देखें उनकी कोई स्थिति आर्थिक रूप से बेहतर नहीं। पर उन एक तो ये स्थिति समझे, दूसरी उनके माँ बाप की ये सोच सके कि उन्होंने अपनी लड़कियों को कितना भरोसा था। आज के समाज में जहाँ पे पुरुष डोमिनेटेड हम कहते हैं, लड़कियों को इस तरह खेल के मैदान में भेजना, उन पर विश्वास रखना, मैं समझता हूँ बहुत से आज की स्थिति में भी अधिकतर लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, खेलने के मैदान में नहीं भेजते। और क्रिकेट, हॉकी वाले भी खास करके जो जिनको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है, तो ये उनकी सोच, ये उनको भी एक श्रेय देना चाहिए कि जिन्होंने अपनी लड़कियों के प्रति विश्वास दिया और परिवारों ने अपने पेट को काट कर
अपनी खुशी को आके अपने लड़कियों को मिल गया। पीछे हरियाणा में एक टेनिस की देखे अकेडमी के लेकर उसकी रील बनी थी तो उसके कत्ल हो गया। एक और पीछे जाए तो एक मेडिकल की छात्रा थी तो वो क्रिकेट खेलना चाहती थी, वो भयंकर बात उसने आत्महत्या कर ली। तो इस स्थिति समाज की जब इस सोच है स्थिति में जो इन लड़कियों के परिवारों ने जो उन पे भरोसा था उनको भी मैं कहता हूँ उनको बधाई देता हूँ। और इसके बाद देखिए आज इस जीत के बाद तीसरा जो पहलू आएगा कि जब हम 1973 कपिल देव का याद करते हैं, महेंद्र धोनी का याद करते हैं या आगे राहुल का याद करते हैं तो हरमनप्रीत का दौर भी आएगा। मिताली 2 बार फाइनल पहुंची, उसके नेतृत्व में ये भाग्यशाली रही, ये जीती। तो ये दौर हरमनप्रीत की टीम के नाम हरमनप्रीत के नाम रहेगा कि पहले आंखों की ये बना। इसके साथ शिफाली, दीप्ति या यादव या रॉड्रिक्स जो है जमीमिया रॉड्रिक्स, इन्होंने अपने अपने ये सब लड़कियों ने अपने एक और उनका कोच जो मजूमदार है उसने जो जैसे भूमिका निभाई। तो ये एक अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सारी लड़कियों विभिन्न क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से, तो ये एक चीज़ संदेश समझने वाली है जो सरकार को भी समाज को कि अगर हम स्कूल स्तर से या कॉलेज स्तर के विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों को चाहे लड़कियों उनको संभालें तो प्रतिभा कितनी है। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो हम संभालने की है। तो ये कम से कम ये जीत के साथ सरकार को भी संदेश मिलेगा और कम से कम उन माँ बाप को भी संदेश मिलेगा जो लड़कियों को अपने घर में रखना चाहते हैं या खेल के मैदान में नहीं जाना चाहते। क्योंकि अब एक नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, इज्जत मान सम्मान जो उनको प्रधानमंत्री के साथ मिले प्रधानमंत्री का जो हमें गर्व है। तो वो भावना सारे देश को गर्व है इस बात के कि हमारे बेटियों ने विश्व कप जीता। तो ये एक नए दौर की है, शुरुआत है। और जैसा हरमनप्रीत ने कहा कि ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है और अगली चुनौतियाँ बनेगी। इसके साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा, देश में भी विदेश में भी, और चुनौतियाँ भी टीम के साथ बढ़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक विजय है जो हर सामाजिक आर्थिक सब दिशा से अगर देखें तो ये नए युग की शुरुआत है। भारत अगर इसको संभाले, ये हमारे जो विशेष रूप से लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत लाभदायक। जैसे 1973 में कपिल ने वन डे जीता था तो उस समय देश में उसके बाद क्रिकेट का जुनून था। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जीतने के बाद महिलाओं में, खिलाड़ियों में, चाहे वो किसी भी खेल में खेलते हैं, उनको उत्साह बढ़ेगा और सरकार को संभालना चाहिए। और विशेष रूप से माँ बाप को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपनी लड़कियों को अगर इसी तरह सपोर्ट करें तो परिणाम अच्छे निकले। तो सबको बधाई, देशवासियों को बधाई, इन लड़कियों को बधाई, इनके माँ बाप को बधाई, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को तो मिलेगी जिन्होंने सब संभाल के इनको आगे बढ़ाया। तो ये एक कंटिन्यूटी है, अगर बनी रहेगी आगे फिर साल बाद फिर कोई ना चलने हैं टूर्नामेंट, तो ये संयम के साथ आगे करें। ये मेहनत, लगन और धैर्य की परीक्षा है, तो सभी की है, कोच की भी है, खिलाड़ियों की भी है, कंट्रोल बोर्ड की भी है। तो ये हमें भी जो देखने वाले हैं उनको भी एकदम निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी समय चलता है काम, किसी नहीं चलता। तो वो खेल को खेल के हिसाब से देखना चाहिए। जीवन भी एक खेल गया, ये मैदान ही है, कोई आएगा कोई जाएगा, कभी हार कभी जीत। तो उसको ये एक बहुत ऐतिहासिक और बधाई के पात्र हैं ये जितने भी खिलाड़ी हैं, इन पे हमें गर्व है। आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे और बात विदेश की करेंगे, यानी कनाडा की। सर, भारत और कनाडा के बेहतर होते रिश्तों को लेकर खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और इसलिए भारत का दौरा करने वाली कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद का हश्र इंदिरा गांधी जैसा करने की धमकी दी गई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, ये बड़ा दुखदाई बात है। देखो, पाकिस्तान तो पहले ही हमारा पड़ोसी है, वो तो सीमा लगती है, उसको समझ लगती है, ये 7 समुद्र पार एक तरह से है। बिल्कुल। और ये जो सिख फॉर जस्टिस जिन्होंने टोरंटो में अम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया और पोस्टर लगाया कि आधी तस्वीर इंदिरा गांधी की है, अनीता आनंद की लगा के ऐसे 31 अक्टूबर को उन्होंने किया और उसी तरह का हश्र करेंगे, दुखदायक है, निंदनीय है। और वहाँ के जो कुछ सांसदों ने, जो कनेडियन सांसद, उन्होंने इसकी निंदा भी की है कि ये ऐसे नहीं चलेगा। पर ये समझने वाली बात ये है कि ये मार्क
करने की सरकार थे, उससे पहले जो तो ट्रूडो की सरकार, उन्होंने तो अपनी सरकार बचाने के लिए चरमपंथी को या खालिस्तान समर्थक जो ग्रुप था वहाँ पे, उसको खुश करने के लिए भारत के सरकार के विरुद्ध कितने आरोप लगाए, कितने सरकार सारा काम ठप हो गया, हमारे वीजे की विद्यार्थियों के दूसरे तीसरा। अब जबकि अमेरिका और कनाडा पर अमेरिका का दबाव बढ़ गया, इधर भारत से रिश्ते खराब हैं, तो ये भारत कनाडा के हित में थे। इस समय स्थिति यह है कि कनाडा का हित में कि भारत से संबंध सुधारे, और नीदरलैंड और जो मार्क करने की सरकार है वो इसी प्रयास में लगी कि भारत का, और इसका विरोध खालिस्तानी जो समर्थक ग्रुप है, जो चाहे सिख फॉर जस्टिस है या कोई और भी है, तो वो सारे कर रहे हैं, और उनके पोस्टर भी ढके हैं और बयानबाजी भी इस तरह की आ रही है। लेकिन इससे भी जो दुख वाली बात है, मैं समझता हूँ जो भारत के लिए विशेष रूप से पंजाबियों के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि वहाँ पे 20 से 21 के करीब पंजाबी मूल के सांसद है, वो सब चुप है। बिल्कुल सर। इनके बाद उनकी चुप्पी जो है वो भारत सरकार के लिए, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि ये जो वो लोग हैं जो भारतीय मूल के तो हैं पर भारतीय नहीं है। एक समझने की बड़ी बहुत बेसिक एक चीज समझने की है कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक नहीं है, भारत को छोड़ के जा चुके हैं, कैनेडियन सिटीजन बन चुके हैं, और ये कठपुतली का काम कर रहे हैं पाकिस्तान का, और वहां पे खालिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे कनाडा में बैठे हैं, या इंग्लैंड में बैठे हैं, या किसी भी जर्मन में बैठे हैं, किसी भी। ये जो 5-10 चेहरे जब 20 चेहरे सामने आते हैं, ये तो कठपुतली समझ लगती है कि उनकी कठपुतली है पाकिस्तान के, उनकी ISI के हिसाब से सारा स्टेटमेंटें भी आती हैं, उस प्रदर्शन दर्शन सब कुछ करते हैं। लेकिन जो वहाँ के सांसद है कनाडा के, वो भारत के विरुद्ध तो जो उनके ये रवैया अगर उनका रहता है तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है और कनाडा के लिए भी चिंता का विषय है। कनाडा की जमीन को अगर खालिस्तानी जब भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने का जो ट्रूडो का ट्रेंड चला था, अगर इसी तरह चला तो ये संबंध तो कभी सामान्य हो ही नहीं सकेंगे। अब वहां पे बैठ के कुछ और तो कुछ नहीं कर सकते, वो दबाव बनाना चाहते हैं खालिस्तानी, और कुछ नहीं कर रहे, बंदूक गोली तो चला नहीं सकते, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं सरकार की वहां पे। तो ये एक भारत को भी, भारत की गुप्तचर एजेंसियों को भी, वहां की गुप्तचर एजेंसियों को भी, भारत सरकार को भी ये गंभीर मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। पंजाबियों को बहुत विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्टिविटी वहां कर रहे हैं वो भारत के नाम पर पंजाब सीधा निशाने पे है, पाकिस्तान के भी और वहां पे खालिस्तानी के भी। तो अगर पंजाब के हालात बिगड़ते हैं तो ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वो अनीता आनंद को वो एक हिंदू चेहरा बनाकर इस तरह डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये हिंदू हो गए, वो तो कैनेडियन सिटीजन है। जैसे सिख आप अपना धर्म रखते हैं उसी तरह उसने अपना धर्म रखा हुआ है, उसमें हिंदुस्तान की हिंदू तो नहीं है, वो कैनेडियन है। तो वो जैसे आप कैनेडियन सिख है, वो कैनेडियन हिंदू है, तो आप उसको इंदिरा गांधी से ये कैसे मिलाकर, ये एक मैं समझता हूँ कि भ्रम और भ्रांतियां मिलाकर धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इस देश को तोड़ने वाली जो एजेंसियां विदेशों में बैठी हैं, उनकी कठपुतलियां, ये हमें भारतीयों को और विशेष रूप से पंजाबियों को समझने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे भावुक हो गए या धर्म पे नाम पे या कुछ इस तरह के भटक गए, जैसे वो पंजाबी सांसद वहां पे चुप करके बैठे हैं, उनको अपनी जो भी उनकी मजबूरी है या उनके मन में मैल है, मैं समझता हूँ जो खुल के नहीं आए थे, उनके मन का मैल है, ये उनको भी आत्मचिंतन चाहिए कि उनके इस मैल को धोना पड़ेगा, नहीं तो कनाडा को ही नुकसान होगा और उनको भी अल्टीमेटली नुकसान होगा। क्योंकि सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति इस समय फल फूल रही है, उसी के नाम पर ज्यादा। वो कनाडा में बैठे ना, कनाडा तो इंडिया का क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे बैठे दबाव बना सकते हैं, वे पंफलेट कर सकते हैं, कोई 4 फोटो लगा दी, वो चर्चा जो पाकिस्तान में चर्चा करा ली, अमेरिका में जो उनके जो मीडिया है उनसे जुड़े उनमें चर्चा, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आके ना कुछ कर सकते ना जा सकते, ना इनका इंटरेस्ट है, वो सब कुछ अपना बेच बाज के वहां पे चले गए। कोई 50 साल पहले चले गया, 20 साल पहले चले गया, कोई 100 साल पहले चले गया। उनकी 2-2, 3-3 जनरेशन, उनका यहाँ पे कोई संबंध नहीं, वो वहां पे खराब करना। जैसे हमको कनाडा या वहां पे बोले कि उसको कोई लाभ तो है नहीं वैसे, तो ये सिर्फ इमेज बनाने वाली बात है। वो अपने खालिस्तान मूवमेंट की इमेज बनाना चाहते हैं और तो कुछ नहीं करना चाहते, और अंदर से खोखले हैं, उनको कुछ है नहीं।
कनाडा का हित इसी में है कि उसको इमीडिएटली चेक करे, इस गतिविधियों को अगर बढ़ावा देगा तो वो कनाडा के हित में नहीं है। भारत के समान तो दूर की बात रही, ठीक, उनके अपने आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान के हालात उनके सामने है। अगर उन्होंने जो डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम पे या कुछ इस तरह आड़ में इनको ज्यादा देते रहे तो अल्टीमेटली जैसे पाकिस्तान खोखला हो गया वो भी खोखले हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ भी समस्या आ गई। खो के केस और दूसरे केस कत्ल के अब आ रहे हैं, रोज आते हैं कि पंजाबी एक दूसरे को कहाँ पे चल रहे हैं। कोई गैंगस्टर वहाँ की जगह बन के गैंगस्टर से आ गया था तो वहाँ आ जाएगा। तो ये सरकार को, वहाँ की सरकार को समझना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, हमें अपनी भावनाओं पर रखना कंट्रोल करना, विशेष रूप से पंजाबियों को कहा जाता है। आगे प्रोग्राम चर्चा खास का रुख करेंगे पंजाब की तरफ। सर, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह पर जातिवादी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने गुरु नानक देव गुरपुरब मनाया और गुरु नानक देव जी का सबसे पहला संदेश ही था एक ओंकार, ईश्वर एक है और जो सारे हैं वो एक उसी के अंश हैं। जाति भेद, ऊंच नीच, गरीब अमीर, उन्होंने इस सब दीवारों को तोड़ा गुरु नानक देव जी ने। और ये गुरु नानक नाम लेवा है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो, और जिनके प्रति बोला वो भी गुरु नानक नाम हुआ। तो ये अपने आप में हमारा जो पंजाब की एक जो कड़वा सत्य है ना उसको दर्शाता है। ये मानना चाहिए कि ये एक वड़िंग की शब्द नहीं है, ये एक वर्ग के प्रतिनिधि के शब्द है। मैं इसको इस तरह लेता हूँ। आज हमारे पंजाब में गुरुद्वारे अलग बन गए, शमशानें अलग बन गई। गांव में जाएं तो जो दलित और पिछड़े के गुरुद्वारे रविदासियों के अलग बन रहे हैं, दूसरे अलग बन रहे हैं। इस तरह शमशान भी इसी तरह बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो गुरु नानक देव का जो संदेश था केवल बाहरी रूप देने में, आत्मिक रूप पे जब तक नहीं अपनाएंगे हम तो ये उसी का बना हुआ। और राजनीति भारत भी इसी तरह ही है, पंजाब की राजनीति भी इसी तरह ही। पंजाब में एक वर्ग विशेष, मैं आगे कहता हूँ कि वो वर्ग से अगर पहले आता था कि सिख बनेंगे, अब सिखों में अगर सिर्फ जाट बनेगा, दूसरा का उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे चीफ मिनिस्टर बने चाहे मिनिस्टर बने। अब बूटा सिंह के प्रति जो शब्द चाहे रंग के कहे, जाति के कहे, उसकी उन्होंने माफी मांगी, तो मेरा भाव ये नहीं था। पर इतनी बड़ी पद पे बैठे हैं, सांसद हैं और अपने ही एक वरिष्ठ स्वर्गीय कांग्रेसी, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो गृह मंत्री बने, वो अपनी लियाकत से बने, वो किसी के वो जो सिफारिश से नहीं बने, अपनी लियाकत से बने और उन्होंने अपने दम पे बने। तो उनके प्रति ये शब्द जो है निंदनीय है, खेदजनक है। सारे जो कमीशन है उन्होंने भी FIR भी दर्ज हो गई है। तो लेकिन एक बात समझिए कि कानून अपनी तरफ चलेगा, वो अपनी कार्रवाई करेंगे जैसा। पर एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि पंजाब की राजनीति में एक सोच पक्की है जाति आधारित। वो चाहे पीछे अगर इसी सोच का जो था जब जाखड़ की बात बनी थी कि कांग्रेस में थे उस समय, तो नहीं जाट नहीं बनेगा, जाटी बनेगा, हिंदू नहीं बनेगा, ये उस समय भी बात आई थी। कांग्रेस में ये सोच इस ग्रुप की एक खतरनाक सोच है। कहते वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जब जाखड़ की बात आई तो उस समय विरोध हुआ। रंधावा ने किया था कि नहीं जी जाट सिख बनना चाहिए। जब उन्होंने जाट सिख और इसके वजह चन्नी जी को बना दिया, वाल्मीकि समाज को कांग्रेस ने बीच में से रास्ता ढूंढ लिया। तो आज उसी बात पे ये फिर दोबारा इसी तरह की टिप्पणी है। ये टिप्पणी दर्शाती है कि अभी हम अपने आप से अंदर वो जातवाद से बाहर नहीं निकल सके। हमें कहीं ना कहीं वो एक गुरूर अपनी जाति का और दूसरे के प्रति एक अपमान वाली भावना हमारे मन में बैठती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में जब हम गुरुओं का नाम लेते हैं, गुरु नानक देव के हमने नाम लेवा, गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा भावना है और
सिख पंथ निकला ही इसीलिए था कि जो हिंदू समाज की कुरीतियां थी, कर्मकांड थे, जातवाद था, ऊंच नीच थी, छुआछात थी, तो उनके विरुद्ध ही गुरु उठे थे, हिंदू में से उठे थे ना। उस समय के साथ एक अलग आइडेंटिटी बन गई डिसिप्लिन की, वो अलग बात है, पर निकले हमारे समाज में से ही उसको सुधारवादी आंदोलन हम कह सकते हैं। वो आंदोलन गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ, चलते चलते गुरु गोबिंद सिंह संत सिंह शिवाजी बन गए परिस्थितियों के अनुसार। पर बुनियादी बात जो होता है कि आज फिर उसी समाज में अगर ये जातिवाद है, तो ये आत्मचिंतन करने की बात उनके समाज को भी, उनके बुद्धिजीवी वर्ग को भी आगे आना चाहिए। वो सब चुप है, ये राजनीति बोल रही है। समाज, संत समाज, SGPC किसी की स्टेटमेंट नहीं है इस बात है कि ये सिखों के सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है, और ये भावना नहीं आनी चाहिए, पर ये हो रही है। तो ये एक, मैं समझता कि अशुभ संकेत है, दुखदाई है, इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राजा वीरेंद्र ने अपनी बात स्पष्ट की कि मेरी भावना नहीं थी, ये उसे माफ़ी मांग ली, ये अच्छी बात है, पर इसके बावजूद भी और आगे क्लियर होना चाहिए उनको। सरदार बूटा सिंह के प्रति, वो एक वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहे, गृह मंत्री भी देश के रहे। जब गृह मंत्री बन जाता तो कांग्रेस की खत्म हो जाती है, वो तो सारे देश के बन गए, और जब देश के बने तो उन पर जात पात की तो बात खत्म हो गई, वो अपनी लियाकत में बने। अब उसको भी आप कहें तो ये एक, मैं समझता हूँ कि निंदनीय में दुख नहीं है। जितनी इस चीज को समाप्त करें, सोच को खत्म करें, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ वो व्यक्ति जिस समाज और जिस वर्ग में रहता है उसकी भी झलक देते हैं। शब्द जो बोलता है, शब्द जब निकलता है तो व्यक्ति की पहचान भी देता है उसके। मैं और आगे जाऊँ शब्दों के साथ, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, चरित्र, वर्ग, समाज, परिवार, सब कुछ को आपके शब्द दर्शा जाते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसी आपकी सोच है, कैसा आपका व्यक्तित्व है। तो राजा वड़िंग एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवार पोस्ट पे, उनको कम से कम भविष्य में इस बात की सोच होनी चाहिए कि जो तोल मोल के बोल, उनके एक पहले साथी थे, अब भी हैं, नवजोत सिद्धू, उनकी भी यही समस्या आई थी कि बोलते समय वो एक अच्छे बुलारे हैं, वो भावना में जब बह जाते हैं तो उनको भी नहीं आते, तो उनको भी भुगतना पड़ा। तो कम से कम राजनीति में इनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और शब्दों को सोच के भविष्य में बोले, ऐसी फिर दोबारा ना उम्मीद की हमें है, ना उनके होनी चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान होगा। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी, साइबर ठगी को लेकर नाराजगी जाहिर की है, और सरकार ने ये बात कही है कि पीड़ितों से देश भर में 3000 करोड़ रुपए की ठगी जो है वो की गई है। तो इस चिंतनीय स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला शुरू हुआ अम्बाला से, एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ कितने रुपए लिए थे। जब उनको पता लगा कि ये सब कुछ नकली दस्तावेज थे, नकली हस्ताक्षर थे, नकली एजेंसियां थी, तो उन्होंने अपनी आप बीती उस समय के तत्कालीन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे गोगोई जी, उनको पत्र लिखा। तो उस पत्र के लेके उन्होंने संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने खुद सरकार से पूछा भी, CBI से भी, ये क्या स्थिति है जो साइबर ठगी है उसमें। तो उन्होंने बोला कि 3000 करोड़ की तो ठगी हो चुकी है इस समय तक, और ये सारा जो प्रोसेस है विदेशों में बैठे लोग करते हैं, यहाँ पे भारत में नहीं करते। ये उन्होंने स्पेशली नाम लिया म्यांमार और थाईलैंड के। और ये जो लोग हैं जो ठगी करने वाले, वे बड़े इंग्लिश स्पीकिंग हैं, इनके पास इतना कुछ है कि सब कुछ जाली है। और जैसे आगे फ़ोन पे फ़ोन कराते हैं, जाली आदमी बैठा होता है, ड्रेस वही है पुलिस की, और उसी तरह उनके लोगों भी डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, पुलिस का, CBI का या और डिपार्टमेंट जो है। तो एक साधारण आदमी सहम जाता है। सरकार ने पीछे स्टेटमेंट दी है कि ऐसे कोई हमारे नहीं, साइबर डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन समस्या है कि आम आदमी जब उसको उसके नंबर और उसके बैंक अकाउंट सारा कुछ वो उसके पास होता है, तो वो सारे दिखाते हैं कि ये देखो, तो आदमी सहम जाता है। तो इस सहम के दो, एक कोर्ट ने तो एक, दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो गुप्तचर एजेंसी हैं वो उनका भी असफलता कहीं ना कहीं, कुछ 10-20% केस सॉल्व होते हैं, 80% सॉल्व नहीं होते। तो ये एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेशक है, मैं इस बात को मानता हूँ अंतर्राष्ट्रीय, पर उसके बावजूद भी हमें और ज्यादा सरकार को, क्योंकि ये सरकार के काम है, आम आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी तो ठगी का शिकार ही है, चाहे वो घर बैठा है चाहे काम में कर रहा है उसको। तो ये पहला केस नहीं है, मुंबई में भी है, देश के विभिन्न शहरों में कोई 2 करोड़ को 4 करोड़ कोई लाखों में, जैसे जिसका दाव लगता है वो लगा के चले जाते हैं। हर रोज ही हो रहे हैं। और हर रोज कोई ना कोई ठगी, साइबर ठगी कोई ना कोई चल रही है। और होता क्या है कि बैंकों तक वो पैसे निकल जाते हैं, जब तक वो पता चलता है तो वो हाथ मल के रह जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि जो लोकल स्थानीय स्तर पे उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक FIR नोट कर ले, उसके बाद वो आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतें हैं इस साल। तो ये तो इंटरनेशनल स्तर पे सरकार को, और कम से कम अपने, अब टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे बढ़ गए हैं, तो ये जो ठग्गेबाज हैं जो सरकार से आगे चले हैं, ठगबाज तो तभी जब जो सरकार से तकनीकी रूप से आगे हैं, तो उसके लिए कम से कम सरकार को अब इमीडिएट इस तरफ ध्यान दें। देखो ठगी की वारदात रोज हो रहे हैं और लाखों केस है, 1,000 नहीं लाखों केस है। 23-24 में 85,000 के करीब एक साल के थे, तो अब तो 23 के तो अब 25 आ गए, तो वो लाख के आगे बढ़ गए होंगे। तो कम से कम सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे अब उन्होंने दिया है क्या स्टेप है सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने, और 10 नवंबर को शायद अगली डेट है, तो न्यायालय भी अपनी जगह एक्टिव रहे, सरकार भी एक्टिव रहे, सेंट्रल एजेंसी जो है गुप्तचर, उनका मेन भूमिका है। कानून जो बदलने हैं वो कानून बदलने चाहे, और कम से कम जैसे अब 1 करोड़ रुपये बुजुर्ग दंपति जो उनकी स्थिति क्या है, सही में सर असफलता सरकार की है, उन्होंने तो सरकार के डर के हिसाब से दे दिया जो कुछ भी उन्होंने। तो अब उनके जो सारी उम्र की कमाई थी वो चलेगी एक तरह से, बुजुर्गी में अब क्या करें। कम से कम जैसे जिनके साथ ठगी हुई है, सरकार को उनके प्रति कुछ ना कुछ उनका 20% 25% जब जो कंपनसेट करें, जब तक कि मामला सुलझता नहीं, वापसी नहीं होती। तो ये ऐसे चाहे वो इंश्योरेंस के रूप से करें, जिनके पैसे FD है, कोई FD भी पीछे एक तोड़ा के ले गया, बैंक से नकली करा के वो FD भी तोड़ा के ले गया, कैश तो अलग रहे, FD तोड़ा के ले गया। तो ये चीज़ें बैंक में सकता है, इंश्योरेंस के हिसाब से भी, सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से भी, और जो न्याय प्रोसेस है उसमें भी जल्दी न्याय है ऐसे केसों का। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे स्पेशल केस कोर्ट्स बनाने चाहिए, और ऐसे ठगी की जो साइबर ठगी हो उनके जो डिले का मतलब तो खत्म हो गया, फिर तब तो पैसा कहाँ कहाँ निकल जाता है। इमीडिएट इनकी रिलीफ और एक्शन होना चाहिए, यही इसका हल है। और जागते रहो, फिर वही मैं कहता हूँ कि जागते रहो, अलर्ट ये इसमें रहना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं हो सकता अभी तक, सरकार ही करे कुछ करे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। अगले हफ्ते कुछ और अहम मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।